नमस्कार दोस्तों। दुनिया में हलचल मची है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हर चीज को उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। भारत के अंदर जो सबसे बड़ा फ्रॉड था वो था यूएस एड की फंडिंग। अभी अभी जो खुलासा हुआ है वो ये है कि अमेरिका ने कांग्रेस के टाइम पर उनकी गवर्नमेंट को अपने तलवे चटवाने के लिए 200 मिलियन डॉलर दिए। मोदी जी ने तलवे चाटने कभी भी मंजूर नहीं किया, उनको फंडिंग नहीं आती थी, लेकिन एनजीओ को फंडिंग आती थी कि मोदी जी को हटाया जाए। जिंदगी में पहली बार जब पाकिस्तान और भारत दोनों ने लैंग्वेज सेम यूज करनी शुरू कर दी। वो कैसे? पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड एक्स प्रेसिडेंट हैं वो आरिफ अलवी वो अमेरिका पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बताया कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी 17 मिलियन डॉलर दिए गए इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए, और वहां पर रिगिंग करी गई, धांधले करी गई इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अमेरिका जो अपने आप को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है, दूसरे कंट्रीज की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नकार कर वहां की जो डीप स्टेट है उसके साथ मिलकर जो आदमी इनको पसंद नहीं आता उसको हटवाने में लगे रहते हैं। अब तो ओपन सीक्रेट है, मैं बार बार बोलता हूं, मोदी जी को 240 सीट आई 2024 में। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे लड़ाई कर कर ये जीते हैं 240। ये जो 240 है ये 400 से कम नहीं है दोस्तों। मैंने कितनी बार इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। अब और बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके आसपास। जो एक मोदी जी का एक एडवाइजर है उसने पूरा खुलासा किया कि किस तरह से इन्होंने भारत के अंदर दंगे करवाने की कोशिश करी, अमेरिका ने, डीप स्टेट ने, कैसे यहां पर मोदी जी को गिरवाने के लिए, इनकी इवन की जान लेने की इन्होंने कोशिश करी। और आखिरी जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं, कभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कभी मुसलमानों के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, इन्होंने हमें कटघरे में खड़ा किया। बांग्लादेश की रेटिंग, अफगानिस्तान की रेटिंग भारत से ऊपर है इन हैप्पीनेस इंडेक्स। पाकिस्तान भी हमारे से आगे है। यानी कि तालिबान के नीचे रहने वाले लोग आज हमारे से ज्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे देश में मुसलमान डरा हुआ है। डरा इसलिए हुआ है क्योंकि उसको फ्रीली हिंदुओं के घर कब्जा करने की परमिशन नहीं है। अब वो चाकू नहीं मार सकता, हमारी लड़कियों को उठा के नहीं लेके जा सकता, और अगर वो आग उठाकर देखता है तो डंडे पड़ते हैं। तो इसलिए उनको फ्रीडम नहीं है, बहुत डरा हुआ है। ये अमेरिका का डीप स्टेट आर्टिकल लिख लिख कर मीडिया में ये बोल रहा है। अब आप भी सोचते होंगे ये भारत के इतने गद्दार लोग कैसे हो सकते हैं कि हर रोज मोदी के खिलाफ, सनातन के खिलाफ ये लिखते रहते हैं। और भैया पैसे मिलते हैं इनको, ये तो ढोल किया है, जहां से पैसे मिलेंगे। मुझे लगता है पुराने जमाने में या पिछले जन्म में ये कोठे पे रहते होंगे, इसलिए अभी भी वो आते गई नहीं है इनकी। सॉरी टू से, ये लैंग्वेज इनके लिए सूट करती है इसलिए बोल भी रहा हूं। बट आज मुद्दा है बिगेस्ट फ्रॉड जो भारत के साथ होता रहा 75 साल। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं भैया, डीप स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा इसको विश्लेषण करते हैं और ट्रंप भारत को बचाने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पहली बार देख रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत दोनों की लैंग्वेज सेम होनी शुरू हो गई। सर, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जब 22 फरवरी 2022 को जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, तब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया में थे। तो और वो रशिया से डील कर रहे थे तेल के लिए। यूएस को पसंद नहीं था। उसी दिन इनका इमरान खान का डेथ वारंट साइन हो गया था। आप समझ जाइए। और आपने देखा कि कैसे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने साथ में मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसको रिग कर दिया गया और उसी का खुलासा इन लोगों ने किया है। कोई गलत नहीं है सर, पाकिस्तान तो ऐसे ही बिका हुआ है, वहां की तो पूरी सरकारें बिकी हुई है, मिलिट्री लीडरशिप बिका हुआ है। तो यूएस को तो बोलते हैं ना, जैसा मुजरा करवाना है वैसे रावलपिंडी के जनरल भी करेंगे, आईएसआई भी करेगा और उनके हुक्मरान करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात है कि आश्चर्यजनक बात है कि जब मोदी जी बोल रहे थे पार्लियामेंट में कि मुझे 400 सीट आएगी और अप्रत्याशित रूप से 240 सीट आई। मैं आपको बता देता हूँ, एक 65 सीट ऐसी है जो भाजपा 2 से 5,000 वोटों से जीती है। मतलब अगर उस 65 सीटों में अगर 5,000 वोट दूसरी तरफ चले जाते तो बीजेपी की टैली 175 हो जाती।
सर इट इज अ मिरेकल। ये हम जीत गए हैं, आप मिरेकल समझ लीजिए। और एक तरह से जिस हिसाब से 2019 जैसे ही जीता था और हमने 5 अगस्त 2019 को जैसे ही आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया था, उसी के बाद वो टूल किट चालू हो गई थी। भले ही आपने देखा होगा शाहीन बाग, उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट बेंगलोर के अंदर, जो ऑर्गेनाइज हुआ था प्रोटेस्ट, मुसलमानों ने किया था। और आपने ये भी देखा था कि जिस हिसाब से उनको इंसाइट किया गया, सर ये पहले कभी होता नहीं था, अचानक क्यों चालू हो गया? इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई विदेशी ताकतें इनको सपोर्ट कर रही थी। 10 महीने तक फार्म आंदोलन चला था, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट। सर कहाँ पे एक दिन का खर्चा कितना होता है? अब इनको बोलिए एक हफ्ते भर का भी करने के लिए। शाहीन बाग ये बोल रहे थे कि शाहीन बाग हम देश में 100 शाहीन बाग खड़ा कर देंगे। सर ये पॉसिबल कैसे होता है? आप सोचिए, उस तरफ इनको शामियाना लगा के तंबू गाड़ के बैठ गए थे, पंखे चल रहे थे, साथ में लंगर चल रहा था और बैठने के लिए पैसे भी दिए जा रहे थे, मीडिया सपोर्ट कर रहा था। फिर बाद में आपने देखा कि कैसे मोदी जी ने फार्म लॉस वापस लिए। सर उस समय आपने ये भी देखा है कि अगस्त 15 को 2021 में तालिबान जीत गया, यूएस फोर्सेस सडनली विड्रॉ कर ली। और आपने देखा अगस्त 5 2024 को शेख हसीना भाग गई थी, भागना पड़ा था उनको। सर सिंबॉलिक डेट है। इसका मतलब क्या है? अगस्त 5 और अगस्त 15 एक तरह से यूएस डीप स्टेट की वार्निंग थी कि हम जब चाहें आप, आपको हम परेशान कर सकते हैं। सर 5 साल तक कंटिन्यूस इंडियन गवर्नमेंट पे अटैक हुए, कोवर्ट वॉरफेयर हुआ। और आपके चाइना में भी ऐसा ही वायरस बनाया गया था जो चाइनीज को इफेक्ट नहीं करता था, भारत के लोगों को इफेक्ट करता था और अमेरिका के लोगों को फर्क पड़ता था। सर 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे इंडिया में, सॉरी 4 से 5 लाख लोग मारे गए थे इंडिया में कोविड के कारण। वो एक बायो वॉरफेयर ही था। और सब चीजें डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दी है। और उससे ऊपर क्या चाहिए सर? आज अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है ये बात कि व्हाई डू वी सर हैव टू वरी अबाउट 21 मिलियन बीइंग गिवन फॉर एनहांस वोटर टर्नआउट इन इंडिया। हमारा क्या काम है? हमारे पास प्रॉब्लम हमारे बहुत ज्यादा है। व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? और वो बोल रहे हैं कि आई सर विल टेल माय फ्रेंड्स। साथ में और भी बोला है कि हम अमेरिका के अंदर वोटर टर्नआउट को इंक्रीज करने के लिए फंडिंग नहीं करते, भारत में हम करते हैं क्योंकि वहां पर हम किसी और को जितवाना चाहते थे, यानी कि पप्पू को जितवाना चाहते थे भारत में। इसलिए मोदी जी के खिलाफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भर भर के लेके आया गया, पैसे दिए गए ताकि पप्पू जीत जाए। सर डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल कर दिया। 1970 के बाद पहली बार है कि जो CIA है इसके लोगों को निकाला जा रहा है, उसका साइज कम किया जा रहा है। आपको मालूम है जो FBI है उसमें कैश पटेल की वो फाइनल हो गए हैं, ही इज गोइंग टू बिकम द हेड। और उसने भी बोल दिया कि मैं FBI को भी कम करने वाला हूं, यहां पर व्हाइट एलिफेंट्स बैठे हैं। सर एक तरफ तो क्रैकडाउन शुरू हो गया अमेरिका में डीप स्टेट के लिए, और जो दूसरे कंट्रीज में जाकर ये गंद डालते थे। लेकिन गंद सिर्फ यही नहीं है कि यहां पर गवर्नमेंट को गिरवाया जाता है, एक काम और भी करते हैं। इन्होंने ग्लोबल इंडेक्सेस बनाए हुए हैं, जैसे डेमोक्रेसी का इंडेक्स है कि कौन सी कंट्री ऊपर है कौन सी नीचे है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका एक इंडेक्स है। और इसे भी यही जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं यही फंड करती हैं, CIA या इनका डीप स्टेट, वही सेम सेट वही कबाल। सर आपको लगता है कि ये जो इंडेक्सेस हैं इनको डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है ताकि आप दूसरे कंट्रीज की इमेज को ग्लोबली नीचे लेके आए या ऊपर ले जाएं? और ये भारत को हमेशा कटघरे में इसी फेक इंडेक्सेस के नाम पर खड़ा करते थे। क्या हमें इसको सीरियसली लेना बंद करना पड़ेगा? और कितना इफेक्ट होता है इसका लोगों के ऊपर? सर सर क्या चाइना इनको सीरियसली लेता है? क्या रशिया इनको नो। सीरियसली लेता है? बस बात खत्म हो गई ना सर। रशिया और चाइना जब नहीं लेता है तो हम क्यों लेना चाहिए? इसको गार्बेज में डाल देना चाहिए। भाई आर वी इवन डिस्कसिंग है, जरूरत ही नहीं है। सर डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पप्पू बाबा
हमेशा जब भी हमारा कोई पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला होता है उससे पहले इनकी रिपोर्ट आती है, उसी का हवाला देकर वो ऊंची ऊंची लंबी लंबी आंसू नहीं बहाता है और हाँकता भी है गधे की तरह पार्लियामेंट में खड़े होकर। देखिए अमेरिका में एजेंसी भी बोल रही है कि हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो फ्री प्रेस है वो कम होती जा रही है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नीचे जा रही है, हमें डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने के लिए हमें आना पड़ेगा। सर लेकिन पप्पू अपने को टाइम एक पर ही नहीं सब बताते सर हैं। पप्पू को एक ही पूछिए, उसके पार्टी में डेमोक्रेसी है क्या? सर मैं पप्पुओं से बात नहीं करता, इसलिए आप पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अपने दिमाग का मैं दही करूं। वैसे तो इसके साथ तो होना चाहिए कि मैं ऊँटनी का इसमें अंदर ऊँटनी का जो इनका मूत्र होता है वो अपने दिमाग में डालूं, क्योंकि वही पीता है वो। लेकिन मुझे उसका कोई मतलब नहीं है सर। मुद्दा वही है कि यानी कि हमें ये सारे इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इतना ज्यादा परेशान होती है कि यार तुमने हमारी रेटिंग खराब कर दी, हमारे पार्लियामेंट में गंद पड़ रहा है, पूरा मीडिया उसको उछालता है, हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें मतलब मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वी द पीपल ऑफ द कंट्री। सर एक चीज और है कि जो ये सारी की सारी आपने बोला कि यूएस एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग यूएसएआईडी, इन्होंने मिलकर हमारे यहां पर गंद डाला हर जगह पर। एक और चीज है जहां पे गंद डाला, जो हमारा फैमिली हेल्थ सर्वे होता है एक, उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि भाई सारा कुछ मैनिपुलेटेड है भारत के अंदर, और यहां पर जो कुछ हो रहा है पॉलिसी मेकिंग जो इंडिया की है वो सही नहीं है, चाइना की बहुत अच्छी है इंडिया की नहीं है, उसे लेकर भी राहुल गांधी शुरू हो जाता है। यानी कि इवन हेल्थ जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर भी इन्होंने एंटर करके, और ये बोलते हैं कि अमेरिका का सिस्टम आप इंप्लीमेंट कीजिए, टीके लगाइए बच्चों को। ये इतनी इंटरफेरेंस हमारी हर चीज में कांग्रेस ने अलाउ कैसे कर दी? सर कुछ और डेटा है, मैं अगर देना चाहूंगा, अगर मैं बोलूंगा तो शायद आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा। एक बहुत बड़ा अमेरिका का सॉफ्टवेयर जेंट का मालिक है, वो बहुत ज्यादा इम्यूनाइजेशन और जो बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स में काम कर रहा है। जिनको समझ में आता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड के 90% ऑफ द कंप्यूटर्स में लगता है। ये सबका जो शहंशाह है वही है। जिनको समझ में आ गया होगा वो समझ जाए, और ये समझ जाइए कि वो जिसका सॉफ्टवेयर की कंपनी है, why is he interested in immunization programs, why is he interested in genetically modified seeds? बस इतना ही पूछूंगा, मेरे को समझ में नहीं आता है। बस भारत के अंदर सर उन्होंने एक बार बोला भी सर था, भा, सर उन्होंने भारत के अंदर उसी बंदे सर ने। सर भारत के अंदर मुकेश अंबानी पेट्रोलियम के अलावा दूसरे सेक्टर में घुसते नहीं। ठीक है, उनका जो एक्सपर्टाइज है, उनका पेट्रोलियम सेक्टर है वो, या एलाइड इंडस्ट्रीज है, वो कंप्लीटली अनरिलेटेड इंडस्ट्री में नहीं जाते। समझ जाइए। सर उस बंदे ने जिसका नाम ले रहे हैं आप, उसने एक बार बोला भी था कि भारत इज अ टेस्टिंग मार्केट फॉर अस। यानी कि कोई भी चीज टेस्ट करनी होती है वो हमारे कंट्री में हमारे लोगों के ऊपर टेस्ट करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं तो हमारे लोगों को आते हैं, एंड दिस इज हाउ दे हैव डेवलप देयर मेडिसिन या सो कॉल्ड इम्यून सिस्टम्स। सर एक चीज और है, ये जो पूरा का पूरा जो ये एडवाइजर ऑफ मोदी जी हैं, उन्होंने एक चीज और बोली कि इतना बड़ा एक ब्रॉड नेटवर्क खड़ा किया हुआ है पावरफुल एंटिटीज का। ओपन सोसाइटी है, फोर्ड फेडरेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, इन सबको ये यूज करते हैं पूरा डीप स्टेट, ताकि भारत के अंदर ऑर्केस्ट्र किए जाए कैंपेन्स जो हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको खत्म करने के लिए। अब तो यहां तक आ गया है कि जो हमारे मदरसे यहां पर खुले हुए हैं, हमारे नहीं इनके जो मदरसे खुले हुए हैं, उसके अंदर भी भारत के खिलाफ कैंपेन्स को क्रिएट किया गया है। आपको भारत माता की जय नहीं बोलना, वंदे मातरम नहीं बोलना, ये कंट्री आपका नहीं है, आपको इसके ऊपर फतेह करनी है। ये सारे कैंपेन्स भारत में बैठे हुए लोग नहीं कर रहे, ये भी बाहर से बनकर आते हैं। ओपन सोसाइटी इसके अंदर है। भारत को इसके लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड बैक करना चाहिए व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोस व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, बहुत हद तक प्रॉब्लम हम खुद ही है। हम इनको तवज्जो ही क्यों देते हैं? ये रॉकफेलर फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है। अब भारत की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इनको डिसाइड डेजिग्नेट करना देना चाहिए कि ये लोग इंडियन के इलेक्शंस में ये इंटरफियर कर रहे हैं। आज समझ जाइए, इन्होंने रशिया के ऊपर इल्जाम लगाया है
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, दे आर इंटरफियरिंग इन आवर इलेक्शन। सिमिलर कैंपेन इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं चलाती? व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वाइट? अभी तक तो मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को जो डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया है उसको सू मोटो रख के इलेक्शन जो है 2024 के रद्द कर देना चाहिए, वापस कराओ कराओ इलेक्शन। सर इसके अंदर तो आप सोचिए, द प्रूफ इज बीइंग गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और क्या चाहिए आपको? Why is the Supreme Court not taking any action? Why is the Election Commission not taking any action? They should cancel the election of 2024. लग जाने दीजिए 1 लाख करोड़ और, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दिस शुड सेट अ प्रेसिडेंट। भारत के अंदर टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए। हम तो कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, ना तो भारतीय सरकार कुछ बात कर रही है, ना इलेक्शन कमीशन बात कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। इट इज अ डायरेक्ट इंटरफियरेंस इन आवर सॉवरेनिटी। सर एक एमओयू है जो कांग्रेस में पप्पू एंड पार्टी ने 2012 में साइन किया था। वो एमओयू है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो अमेरिका की एक सिस्टम है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम IFES। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, एमओयू किया कि किस तरह से कांग्रेस हमेशा ही पावर में रहेगी और वो किस तरह से फंडिंग करेंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट को और यहां के एनजीओ के थ्रू लोगों को भ्रमित करने के लिए थ्रू मीडिया कैंपेन्स बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ और कोई भी ऑपोजिशन जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होगी। ये ओपनली अब डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया। ये एमओयू किसी को पता नहीं था, उसने इसको भी उजागर कर दिया है किस तरह से कांग्रेस ने फॉरेन इंटरफेरेंस करवाने के लिए हमारे यहां पर ये सारे काम किए। $21 मिलियन तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सर हमारे पास ये सारे प्रूफ आ गए, इसके ऊपर मोदी जी को या गवर्नमेंट को क्या हमारी जो बिके हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, क्या इसके ऊपर सूंघो और मूतो वाला काम नहीं करना चाहिए? बाकी चीजों पे तो ये सूंघते हैं और मूतते भी हैं, इसके ऊपर कब करेंगे? देखिए सर, दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, दिस इज फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिसाइड, दिस इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड। हम सिर्फ बोल सकते हैं, वी कैन जस्ट वॉइस आवर ओपिनियन। और यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो अमित मालवीय है वो क्या कर रहे हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं आया बीजेपी पार्टी से, किसी का स्टेटमेंट नहीं आया बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी से। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग वो क्या कर रही है? तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर कुछ है ही नहीं इस मुद्दे के ऊपर। nobody wants to talk also about this event। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ नहीं करना चाहती है बात को। तो गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है सर। We cannot just blame the opposition. The government does not want to even talk about it because they think that they are in power. They don't need to say anything about this. नहीं ऐसा नहीं है, ये मुद्दा अभी निकला है, अभी इसके ऊपर पूरी प्लानिंग चल रही है। दे आर ट्राइंग टू टेक आउट द एमओयू जो कांग्रेस ने साइन किया अमेरिकन डीप स्टेट के साथ एंड इलेक्शन कमीशन के साथ। जब बाहर निकलेगा इसके ऊपर काम होगा। दोस्तों आपको ये या पता लगेगा कि अमेरिका के अंदर ये जो डीप स्टेट है उसने कितने लेवल पर जाकर हमारे कंट्री का नाम खराब करने की कोशिश करी है। एक पिन प्रिक मेथड होता है जहां पर वो मेजर किया जाता है कि एनीमिया हमारे अंदर कितना है। उस रिपोर्ट्स को कि एनीमिया के लेवल्स बहुत कम हो गए हैं या ज़्यादा हो गए हैं, उसको इतना एग्जैजरेट किया गया अमेरिका के अंदर थ्रू दिस सिस्टम। और उसके बाद ये क्वेश्चन है कि वो होता है ना, माइक लेकर लोगों के मुंह में डाल देते हैं आपका क्या ओपिनियन है, उसको भी क्रिएट किया गया बार बार पिछले 10 सालों में ताकि इंडियन सोसाइटी को पोर्ट्रे किया जाए नेगेटिव लाइट के अंदर। और यहां पर मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, हिंदुओं में कितनी सप्रेशन है, मुसलमान हलाला करते हैं अपनी ही बेटी का जो 6 साल की होती है, उसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनता, कोई भी उसके ऊपर एम्फोसिस नहीं है। वहां पर जो हालत है मैं उस जानवर का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि फिर स्ट्राइक आ जाती है। मुझे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि तुम इनको, जैसे आप लोग बोलते रहते हैं इनको कॉकरोच, तो मुझे बोला है तुम मत बोला करो, लोग इनको कॉकरोच बोलते हैं तो बोलने दीजिए। तो ये जो लोग हैं जिनको आप कॉकरोच बोलते हैं, इनके ऊपर कोई भी इनको गलत चीज नहीं दिखती इन फॉरेन एंटिटीज को, लेकिन इन्होंने हमारी सोसाइटी को नेगेटिव लाइट में दिखाने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन पहली बार मुझे लग रहा है, पहली बार पाकिस्तान को और भारत को दोनों को एक चीज समझ आ गई, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हमें दुश्मन बनाया गया
और उसको एग्रावेट किया गया थ्रू टारगेटेड कैंपेन्स, ताकि हम लड़ते रहें और इनकी दुकानदारी चलती रहे। आज पाकिस्तान और भारत दोनों की भाषा सेम हो गई है कि हमारा कॉमन दुश्मन था, हम दुश्मन नहीं थे, और दुश्मन था यूएसएआईडी, अमेरिका का डीप स्टेट, और इन्होंने हमें लड़ा कर रखा और अपना जिसको बोलते हैं हमारा भट्टा भी बिठा के रखा। चलिए अब देखते हैं, हो सकता है कि इसी ट्रंप के कारण भारत और पाकिस्तान की दोस्ती में भी हो जाए। मैं भी बोल रहा हूं, वैसे हम इंसानों से दोस्ती करते हैं, उनसे नहीं करते जिसका नाम आपने कॉकरोच रखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे और कुछ क्या होगा। सीआईए के लोगों को निकाला जा रहा है, एफबीआई के लोगों को निकाला जा रहा है, वहां पर जो पूरा डीप स्टेट का इकोसिस्टम है उसे तोड़ा जा रहा है। ये सारी फॉरेन फंडिंग ये बंद की जा रही है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था रविश कुमार की। रविश कुमार मुझे लगता है कुंभ में गए होंगे, वैसे तो नहाने नहीं गए होंगे, क्योंकि वो पता है आपको कि वो ऐसे कोई भी जो हिंदुओं के धर्म होते हैं उसका काम वो नहीं करते हैं। वहां पर लोगों को बोल रहे थे वो खड़े होकर सड़कों पे कि भाई प्लीज मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यूएसएआईडी से पैसे मिलने बंद हो गए हैं। अब वो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को। आप समझ सकते हैं, ये वही दल्ले हैं जो भारत के खिलाफ हर रोज वीडियो बनाते थे, आज महाकुंभ में खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। यानी कि जब आपको कोई भिखारी दिखे, कोई चेहरा आपको मिलता जुलता जो आपको लगे कि देखा दिखाया लगता है, रविश कुमार ही होगा। यह हालत हो गई है इन दल्लों की। हो सकता है कल को हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस भी वहीं पे बैठे भीख मांग रहे हो, क्योंकि उनको भी पीछे से फंडिंग आनी बंद हो रही है। अब तो इनके ऊपर जो केसेस हमने बोला था कि इनको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, हाई कोर्ट के जजेस को जो पैसे लेकर सरेआम ये रेपिस्ट को, टेररिस्ट को छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि आप इनको हाथ नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, इसका मतलब अभी भी इकोसिस्टम टूटा नहीं है, पैसे अभी भी पीछे से आ रहे हैं। देखते जाइए, एक एक कर कर इनको चुन चुन कर सीधा किया जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थैंक यू सर। जय श्री राम। एक चीज है कि जो ऑब्जर्वेशन आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दे रहे हो, आई थिंक वो आपको नहीं देनी चाहिए, टिप्पणी है, क्योंकि बस इतना ही बोलूंगा सर। जय श्री राम। सर देयर नीड टू बी एक्सपोज्ड। जो भी आदमी देश के खिलाफ पैसे लेकर काम कर सकता है, वी शुड नॉट स्पेयर देम। अवहेलना होती है, भाड़ में गई अवहेलना। एंड ये अवहेलना, जब ये देश की अवहेलना कर सकते हैं, इनकी अवहेलना मैं भी करने को मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना हटा हूं, ना ही कभी हटने दूंगा। थैंक यू। जय सिया राम।